हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर जितना भी है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दृष्टि में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं सवाल आपको पूछूंगा वो आने वाली एग्जाम्स 2000 की आने वाली जितनी भी एग्जाम है उनके अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो के अंदर जो है वो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर है, यानी कि नवंबर और दिसंबर 2020 और जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने, ये 5 महीने के क्वेश्चंस जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो इसमें टोटल जो है 20 से 25 क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जवाब दीजिएगा, और अपना जीके जो है जो आप डेली करंट अफेयर देखते हैं और पढ़ते हैं, तो इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है, इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछूं उनके आप जवाब मुझे दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि किस होम फाइनेंस कंपनी ने जो है अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना लॉन्च करी है। तो हाल ही में जो है आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी होम फाइनेंस कंपनी ने जो है अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना जो है वो लॉन्च करी है। अब इसके बारे में जो कुछ की पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि आपको जो है डिटेल्स में जानकारी मिल पाए और आप जो है क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की या दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े, आप एक बार में जो है क्वेश्चन को आसानी से समझ जाए। तो आप ये जो जितने भी की पॉइंट लिखे हुए हैं हर आंसर के नीचे, तो आप उन्हें जरूर पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको हेल्प मिले मेमोराइज करने में और याद रहेगा आपको बहुत आसानी से। तो हाल ही में जो है कि आईसीआईसी होम फाइनेंस ने नई दिल्ली में कुशल मजदूर किन्हें कहते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन होता है, किराना स्टोर वाला होता है, प्लम्बर, मैकेनिक, पेंटर, यानी जो छोटे वर्कर होते हैं उनके लिए जो है अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत करी है। ये एक योजना है जिसके अंदर जो है 2.5 लाख रुपए तक का लोन उन मध्यम वर्गीय लोगों को दिया जाता है, जिसकी समय अवधि जो है वो 20 साल की रहती है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने आर्थिक स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटका। अब इसके कुछ की पॉइंट हम देख लेते हैं कि कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कौन है अभी, बीएस येदियुरप्पा। उन्होंने जो है विभिन्न सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जो है इस योजना की जो है शुरुआत करी है, जिसके तहत 39,300 करोड़ रुपए के ऋण वितरण को मंजूरी दी है। कितने ऋण को, आपको ये पूछ सकता है कि आर्थिक स्पंदना ऋण वितरण योजना में जो है कुल कितने ऋण वितरण की जो है मंजूरी दी है। तो 39,300 करोड़ रुपए के जो है ऋण वितरण की मंजूरी दी है, जिसके अंदर जो है 15,300 करोड़ रुपया जो खर्च होगा वो होगा कृषि क्षेत्र में 15,300 करोड़, और 24,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो गैर कृषि क्षेत्र में जो है खर्च की जाएगी। अगला सवाल है, विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको आने वाली एमटीएस सीएचएसएल की एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है, या फिर सर्वप्रथम विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है 18 सितंबर। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं कि दुनिया भर में विश्व जल निगरानी दिवस जो है 18 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है लोगों के बीच जल की निगरानी एवं जल संसाधनों की सुरक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना रहता है। विश्व जल निगरानी दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो सोल्व वाटर, ठीक है। और 2003 में जो है पहली बार विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ये नोट करके रख सकते हैं। वर्ष 2003 में जो है पहली बार विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया था, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, किसने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म 2025 तक एजुकेशन फॉर ऑल के तहत 5 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने की घोषणा की है। अभी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे भी एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, या फिर कोई भी लर्निंग ऐप जैसे कि बायजू हुआ, फिर जैसे हमारा चिंटू वाले या कोई ऑनलाइन कोडिंग की है कोई, वो भी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। फिर खान सर एकेडमी की जो जितनी वीडियो आती है उन्हें भी आप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। अन अकेडमी, वाईफाई स्टडी, बाजू, ये सब एक तरह की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि जिसके थ्रू हम ऑनलाइन जो है पढ़ाई कर सकते हैं, वो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो हाल ही में किसने 2025 तक जो है वो 5 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब है बायजू। बायजू कंपनी ने जो है वो 2025 तक 5 मिलियन बच्चों को जो है सशक्त बनाने की घोषणा की है एजुकेशन फॉर ऑल के तहत। अब इसके बारे में कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा के अवसरों तक सम्मान पहुंच मुहैया कराना, यानी कि जैसी शिक्षा शहर वाले बच्चों को मिलती है वैसी ही शिक्षा जो है दूर दूर दराज इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों तक पहुंच जाए, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन हर जगह पहुंच गया, पर शहर के जैसी शिक्षा जो है वो गाँवों तक या छोटे-छोटे कस्बों में अभी तक नहीं पहुँच पाई है। अभी आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं तो ये शहरी एक एजुकेशन सिस्टम के तहत चल रहा है। शहरों में आपको ऐसी पढ़ाई देखने को मिलती है, पर ऐसी पढ़ाई आपको दूर-दराज के इलाकों में देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक तरह का जो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके थ्रू है शहरी शिक्षा जो है वो छोटे-छोटे इलाकों में पहुँचाई जा सकती है। ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी का ये जो है फ़ायदा है हमारे लिए। अगला सवाल है, एनआईएफ द्वारा कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? ये पिछले साल का है, नवंबर दिसंबर का करंट अफेयर का सवाल है कि एनआईएफ द्वारा कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये एक पुरस्कार है, कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार। तो इस ये जो है इसका ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है। अमित आहूजा और जयराम रमेश को जो है एनआईएफ द्वारा कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार 2020 से जो है सम्मानित किया गया था। अभी ये दोनों कौन है? तो आहूजा जो है वो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर है, और जयराम रमेश जो है वो राज्यसभा 2006 और 2014 के बीच केंद्रीय मंत्री एवं सांसद थे। कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार 2020 के विजेता को 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, नगद या कैश जो भी दिया जाता है, पर 15 लाख रुपए की राशि और ट्रॉफी से सम्मानित उन्हें किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, पेशेवर यूरोपीय फुटबॉल लीग में मैच में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो पेशेवर यूरोपीय फुटबॉल लीग में जो लीग में मैच में स्कोर करने वाली गोल करने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो बाला देवी है। इसका ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। बाला देवी जो है वो पहली पेशेवर यूरोपीय फुटबॉल लीग में जो है स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। यूरोप की शीर्ष लीग में पेशेवर फुटबॉल खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बाला ने 2014 में एशियाई खेलों के दौरान 6 बार की विश्व चैंपियंस और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता रह चुकी है। उन्होंने रेंजर एफसी के खिलाफ अपना पहला गोल कर एएफसी प्लेयर ऑफ द वीक का खिताब भी अपने नाम किया था। तो उन्होंने कौन सी टीम के खिलाफ जो अपना पहला गोल किया था? तो रेंजर एफसी के खिलाफ जो अपना पहला गोल किया, और वो एशिया की स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। नेक्स्ट सवाल है, एडीबी ने कितने बिलियन डॉलर की एशिया प्रशांत वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी लॉन्च की है? एडीबी क्या है? तो एडीबी जो है एशिया विकास बैंक है, इसका पूरा नाम है एशिया विकास बैंक। तो इसने जो है हाल ही में 9 बिलियन डॉलर एशिया प्रशांत वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी लॉन्च की है। कितने बिलियन डॉलर की? तो 9 बिलियन डॉलर की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसके तहत 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित की गई है। एशियाई विकास बैंक देशों के बीच आने वाली चुनौतियों से निपटने एवं महामारी को दूर करने एवं देश में सुधार के लिए भूमिका निभा रहा है। ठीक है, एशिया बैंक की जो भूमिका है वो चुनौतियों से विकास बैंक देशों के बीच आने वाली विकासशील देश जो है उनके बीच आने वाली चुनौतियों से निपटने एवं महामारी को दूर करने के लिए देश में सुधार करने के लिए जो भूमिका निभा रहा है। अभी एशियाई बैंक की जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो फिलीपींस में जो है ये इसका मुख्यालय है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में। और एडीबी बैंक में कुल सदस्य देशों की संख्या जो है 68 है। आप ये नोट कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारत का राउरकेला एफआईएच ओडिशा पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किस वर्ष करेगा? तो इसका ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर है ईयर 2023 में, साल 2023 में जो है भारत का राउरकेला एफआईएच ओडिशा पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अभी इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि वर्ष 2018 में ओडिशा पुरुष हॉकी विश्व कप की शानदार सफलता के बाद एफआईएच ने पिछले साल घोषणा की थी कि 2023 एफआईएच पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी ओडिशा में की जाएगी। वर्ष 2023 में पुरुष एफआईएच हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2023 में एफआईएच हॉकी विश्व कप में वर्ष 2018 की तरह 16 टीमें भाग लेंगी। तो 2023 में कितनी टीमें भाग लेगी? तो 16 टीमें जो है भाग लेगी। अगला सवाल है हमारा, कृषि मंत्रालय द्वारा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का 100% जैविक घोषित किया गया है? 100% जैविक का मतलब होता है कि खेती के अंदर कोई भी कीटनाशक या कोई भी
केमिकल का यूज ना किया जाए तो उसे 100% जैविक राज्य घोषित किया जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो लक्षद्वीप जो है भारत का 100% जैविक राज्य जो घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है। 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। लक्षद्वीप सिक्किम के बाद दूसरा भारत का ऐसा स्थान है जिसे पूरी तरह से जैविक घोषित कर दिया गया और यह भारत का पहला राज्य है। 100% जैविक प्रदेश होने का मतलब है सभी कृषि कार्यों में बिना सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल करने को कहा जाता है। यानी आप इसमें 100% कार्य जो बिना किसी सिंथेटिक उर्वरक और बिना किसी कीटनाशक के की गई खेती को 100% जैविक कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। एशियाई विकास बैंक किस राज्य में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो एशियाई बैंक एडीबी बैंक ने जो है किस राज्य में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए 132 मिलियन डॉलर की ऋण मंजूरी दी है, तो वो है मेघालय। हाल ही में जो है मेघालय राज्य को एडीबी बैंक ने जो 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण देने की घोषणा करी है। इसके तहत राज्य सरकार 23 सब स्टेशन का निर्माण करेगी, जो कि राज्य में 6 सर्कलों में 2214 किलोमीटर की वितरण लाइनों एवं संबंधित सुविधा को स्थापित करेगा और अपग्रेड करेगा। मेघालय राज्य में जो है 1,80,000 घरों को फायदा होगा, क्योंकि वो स्मार्ट मीटर में सामान्य मीटर को स्मार्ट मीटर में तब्दील करेगा। तो इसका फायदा 1,80,000 घरों को होगा। अगला सवाल हमारा, आइवरी कोस्ट की के तीसरी बार प्रधान राष्ट्रपति कौन बने? तो आइवरी कोस्ट जो एक देश है उसके तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका सही जवाब है अलसेन ओटारा। अलसेन ओटारा जो है आइवरी कोस्ट के तीसरे थर्ड यानी कंटिन्यूसली थर्ड टाइम्स राष्ट्रपति बने हैं। उनका यह कार्यकाल अगले 5 वर्षों तक रहेगा। उनकी उम्र कितनी है? तो 78 वर्षीय है वो। 2010 से वो राष्ट्रपति पद के रूप में नामांकित किया गया था और अभी तक वो जो है 3 बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है? तो यमसोक्रो। और आइवरी कोस्ट की मुद्रा क्या है? CFA फ्रेंच जो है वो आइवरी कोस्ट की जो है मुद्रा है। इंपॉर्टेंट नोट्स आप याद करके रखिएगा इन्हें। और आप आपसे एक टारगेट देता हूँ मैं आपको ये फाइंड आउट करना है ये आइवरी कोस्ट जो है वो है कहाँ, कौन से देश के पास, और इसका मैप आप जो जरूर फाइंड आउट करिए गूगल मैप के अंदर, ताकि आपको देखने में जो आसानी रहे। ठीक है। अगला सवाल है, लॉन्च पुस्तक द अल्टीमेट गोल के लेखक कौन है? तो अल्टीमेट गोल जो है एक पुस्तक है और उसके लेखक कौन है? तो विक्रम सूद। विक्रम सूद जो है द अल्टीमेट गोल के लेखक है। अब इनके बारे में बात करते हैं, इस पुस्तक के बारे में। तो इस पुस्तक में उन्होंने 1963 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के दिलचस्प मामले को जो है प्रकाशित किया है। यानी इसके अंदर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति 1963 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई थी उसके बारे में जो है उन्होंने इस किताब के अंदर लिखा है। विक्रम सूद पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं और इन्होंने बताया कि JF कैनेडी को रिकॉर्ड में एक तरफ गोली लगने की बात कही, परंतु असलियत में उनके 3 दिशाओं से गोली लगी थी। यानी कि रिकॉर्ड्स के अंदर बताया जा रहा है कि उन्हें एक ही जन ने गोली मारी होगी, ऐसा बता रहा है कि एक वन साइड से गोली चली है, बल्कि इनकी किताब में बताया गया है, उन्होंने बताया कि असलियत के अंदर जो है उन्हें 3 तरफ से गोलियां चली थी, फुल प्लानिंग के थ्रू उन्हें मारा गया था। अगला सवाल है, किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत की गई है? यानी कि आप प्लास्टिक लेके आइए और आपको फ्री में मास्क दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब है देहरादून। देहरादून ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट आंसर है इसका। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ योजना जो है वो देहरादून में शुरू की गई। अब इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ आपको। देहरादून नगर निगम ने इस अभियान के तहत 5,000 फेस मास्क शहर में वितरित किए। राज्य के बहुत से लोगों ने सरकार के इस फैसले में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। यानी एक अच्छी पहल है जिसके थ्रू जो है पॉल्यूशन और जितनी भी गंदगी उसे कम भी किया जा सकता है और फ्री में मास्क भी बांटे जा सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, किस राज्य ने मापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय किया है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको आने वाली एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। 2021 की जितनी भी करंट अफेयर की एग्जाम जितनी भी एग्जाम आने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें करंट अफेयर में आपसे पूछा जा सकता है। और इसे आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिएगा और इसे एक बार पढ़ लीजिए शांति से कि मापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिले, ठीक है,
जिले नहीं, पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है। तो गोवा में जो है मापुसा और पोंडा नामक दो नए पुलिस जिले बनाने का जो है निर्णय लिया गया है। तो मापुसा और पोंडा कहाँ पे है? गोवा के अंदर। गोवा राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए दो पुलिस जिले बनाए। मापुसा जिला मापुसा और बिचोलिम तालुका में पुलिस स्टेशन को कवर करेगा, जबकि पोंडा जिले में जो पोंडा, क्यूपेप और सुंगुम तालुका में पुलिस स्टेशन में शामिल होंगे। वर्ष 1987 में आखिरी बार गोवा में पुलिस जिला स्थापित किया गया था। ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि में आईएमपी आपके लिए कि 1987 में जो है आखिरी बार गोवा में पुलिस जिला स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, वर्ष 2020 का महिला एकल फ्रेंच ओपन खिताब जो है किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, इगा स्वियातेक, हेनरी लिसबर्ग, विलियम चेल्सी और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 2020 में जो है महिला का फ्रेंच ओपन खिताब स्पेन के खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने जीता है। ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट आंसर है। राफेल नडाल ने जो पुरुष फ्रेंच और ओपन खिताब जीता है। राफेल नडाल ने 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब एवं 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब जो है जीता है। और इसके अलावा भी मैंने कुछ जानकारी प्रोवाइड करी है, आप इसे वीडियो को पॉज कीजिए और ये पूरी जितनी भी डिस्क्रिप्शन दी हुई है ये आप एक बार देख लीजिए। एग्जाम की दृष्टि में आईएमपी है, एसएससी, जीडी और एमटीएस और सीजीएल की जितनी भी एग्जाम्स आने वाली है या फिर डीआरडीओ की एग्जाम आने वाली है उनके अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 का महिला एकल फ्रेंच ओपन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था। तो इसका ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर है और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है आप वीडियो पॉज करके एक बार आराम से पढ़ लीजिए। अगला सवाल है, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे खुशहाल घोषित किया गया? इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर इंडिया का कौन सा स्थान था वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे खुशहाल घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब है, आप इस डिस्क्रिप्शन में पढ़िएगा, ठीक है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार जो वो केंद्र शासित सबसे शीर्ष स्थान पर है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा ऑल इंडिया, किसके द्वारा ये ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई? तो प्रोफेसर राजेश के पिलानिया के द्वारा जो ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई थी, जिसमें 16,950 लोगों ने भाग लिया था। सबसे बड़े राज्यों में पंजाब, गुजरात, तेलंगाना और छोटे राज्यों में मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप जो शीर्ष स्थान पर रहे। तो अंडमान निकोबार फर्स्ट और पौंडीचेरी जो सेकंड नंबर पे और लक्षद्वीप जो है वो थर्ड नंबर पे रहा है। और बड़े राज्यों में पंजाब, गुजरात और तेलंगाना और छोटे राज्यों में मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पर रहे। अच्छा, इसमें बुरे यानी कि बैड इम्पैक्ट किस राज्यों पे पड़ा है? तो हरियाणा और दिल्ली जो है इसके अंदर उनकी रैंकिंग जो है वो डाउन रही है। एसडीजी के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? एसडीजी के लिए जो है कौन सा बॉन्ड, सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो मेक्सिको जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला मेक्सिको दुनिया का एकमात्र पहला देश बना है। मेक्सिको ने इस बॉन्ड के जरिए 750 मिलियन यूरो की राशि एकत्रित की है। इस बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के विकास में योगदान देना है। 750 मिलियन यूरो की जो राशि है उन्होंने एकत्रित करी है। और एसडीजी के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश मेक्सिको बना। नोट करके रख लीजिए, आने वाले एग्जाम की दृष्टि में आईएमपी है। अगला सवाल है, अमिताभ घोष का निधन हुआ, वह आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे? आपको बताना है कि अमिताभ घोष का जब निधन हुआ तब वह आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे, एग्जाम की दृष्टि में इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए वो 16वें गवर्नर थे। आरबीआई में शामिल होने से पहले वो इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल आरबीआई के समय में सबसे कम समय तक रहने वाले गवर्नर थे। उन्होंने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान मात्र 21 दिन आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया था। यानी वो आरबीआई के सबसे कम समय तक, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई के सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर कौन थे? तो अमिताभ घोष जो सबसे कम दिनों तक या कम टाइम तक काम करने वाले गवर्नर अमिताभ घोष थे। उनके बाद आरबीआई के 17वें गवर्नर के रूप में आर एन मल्होत्रा को नियुक्त किया गया था।
एग्जाम की दृष्टि में इम्पोर्टेंट है ये सवाल। आईएमडी द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो आईएमडी द्वारा ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो है सिंगापुर नंबर 1 रहा है। इसके बारे में कुछ की डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वर्ष 2020 की स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिपोर्ट जारी की, जिसमें कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया। इस स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो 2020 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा, और जबकि हेलसिंकी और ज्यूरिख दूसरे तीसरे स्थान पर रहे। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में हैदराबाद 85वें नंबर पर, नई दिल्ली 86 और मुंबई जो है 93 स्थान पर रही, और बेंगलुरु 95 नंबर पर रहा। इंडिया के जो 4-5 शहरों के नाम आए, जिसके अंदर जो है 85 नंबर पे ये इंडिया की तरफ से जो है रैंक किया हैदराबाद ने, फिर दिल्ली, फिर मुंबई और फिर बेंगलुरु। अगला सवाल है भारत में यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट यूएनआरडब्ल्यूए में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? यानी भारत के अंदर जो है यूएनआरडब्ल्यूए ने कितने मिलियन डॉलर का जो है योगदान दिया? तो 2 मिलियन डॉलर जो है आंसर, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में कुछ की डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए कि फिलिस्तीन शरणार्थी के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ और सोशल सर्विसेज सहित एजेंसी के कार्यक्रमों और सेवाओं के समर्थन में भारत ने यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट, पूरा नाम देख लीजिए आप यूएनआरडब्ल्यूए का, पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। मैं इन्होंने जो है 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। भारत में इस योगदान के साथ साथ एजेंसी को वर्ष 2020 में कुल 5 मिलियन डॉलर जो है प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना जो है लॉन्च करी है? तो आपको बताना है कि किस मुख्यमंत्री ने या फिर कौन से राज्य ने जो है जगन्नाथ जीव क्रांति योजना जो है लॉन्च करी है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है जगन्नाथ जीव क्रांति योजना जो है लॉन्च करी है। इस योजना के तहत 4.69 लाख मवेशियों को गाय, भैंस जैसे पशु वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार इससे 4.6 लाख लाभार्थियों को भेड़ वितरण और बकरी वितरण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसका पहला चरण मार्च 2021, दूसरा चरण सितंबर 2021 और तीसरा चरण दिसंबर 2021 तक वितरित किया जाएगा। यानी 3 चरणों में जो है जगन्नाथ जीव क्रांति योजना का शुरू किया जाएगा। 3 चरणों में, पहला चरण मार्च 2021, दूसरा चरण जो है सितंबर 2021 और तीसरा चरण जो है दिसंबर 2021 में वितरित किया जाएगा, और इसके अंदर जो है मवेशियों यानी जानवरों को जो है वितरित किया जाएगा। अगला सवाल है किसे टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर सम्मानित किया है? पर्सन ऑफ द ईयर से नामांकित किया है या फिर सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब जो है वो टाइम्स मैगजीन ने जो अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को जो वर्ष 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। टाइम्स पत्रिका ने कोरियाई पॉप ग्रुप बीटीएस को अपना एंटरटेनर ऑफ द ईयर और बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर भी चुना है। वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी जूम के संस्थापक एरिक युआन को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। टाइम्स मैगजीन में नामांकित किया है उन्हें। एग्जाम की दृष्टि में मोस्ट टाइम पे 2021 की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। ईरान ने किस देश के साथ पहले रेलवे लिंक का उद्घाटन किया है? तो अफगानिस्तान जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। ईरान ने अफगानिस्तान के साथ पहले रेलवे लिंक का जो है उद्घाटन किया है। अब इसके बारे में कुछ की पॉइंट आप देख लीजिए कि यहाँ पूर्वी ईरान से पश्चिमी अफगानिस्तान के बीच 140 किलोमीटर लंबी लाइन है, जो कि अफगानिस्तान के हेरात शहर तक पहुंचने के लिए 85 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। अब ईरान की राजधानी क्या है? तो तेहरान। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो रियाल। और ईरान देश के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। अगला सवाल है, सेकंड लास्ट सवाल आज का, कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि ल्यूक रोंकी को जो है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का जो है नया बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है। अगर आपको इसका जवाब आता था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल है, आखिरी सवाल आज का। दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आपको अगर आता है तो वीडियो पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखिए। और कोई भी डिटेल्स आपको
मालूम है तो आप मुझे यूएनजीसी यूएनजीए के बारे में अगर आपको कोई डिटेल मालूम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वॉल्फ वॉचकर जो है यूएनजीसी यूएनजीए 2020 दिसंबर 2020 संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष है। यहाँ के प्रेजेंट संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी कोई छोटी मोटी जानकारी आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी हमारी तरफ से इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे ऐसे वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।